हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे और दैट इज नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस। कितने ही सारे नाम है बेटा, क्लियर है उसके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर। देखिए कि हमारे पास पहला क्या है, नोबल गैसेस। इनके पहले सारे के सारे नेम्स लिखते हैं बेटा। आप लोग कह सकते हो रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप, ग्रुप 18। ये सारे के सारे नाम इस 18 ग्रुप के हमें दे रखे हैं बेटा, क्लियर है किस। तो ये सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, किस तरीके से दे रखे हैं और क्या दे रखा है, ठीक है। तो वो आपको बात देखनी है बेटा। अब देखो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, तुम बेटा अब देखो बेटा, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के मैं नाम लिखता हूं। पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये इसके नाम है बेटा, इन एलिमेंट्स के नाम है सारे के सारे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। वी हैव 6 एलिमेंट इन दिस ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरली ग्रुप 18 कहते हैं बेटा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दे आर इनर्ट, दे आर रेयर, दे आर जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो दे ऑल एग्जिस्ट इन, दे ऑल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस ग्रुप में बेटा। क्योंकि रेडॉन जो एलिमेंट, दैट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए आपको बता रहा हूं बेटा। रेडियम से मिलता है हमें और 88 226। रेडियम जब डिके करता है तो उसमें हमें रेडॉन मिलती है 86 222 प्लस एक अल्फा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एक अल्फा का पार्टिकल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से रेडॉन हमें गैस जो है बेटा वो हमें मिलती है। डन। बाकी ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं किसमें बेटा, नेचर के अंदर। अब देखो इन सब में से अगर हम बात करते हैं तो जो नियॉन है, अकरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, उनके ऊपर अकरेंस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, they are generally present in atmosphere। ये जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन बेटा, क्लियर। एंड their abundance is around 1% by वॉल्यूम। इनकी जो अबंडेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो 1% बाय वॉल्यूम होती है। और उसमें भी जो आर्गन है ना बेटा, दैट इज मैक्सिमम। आर्गन की अबंडेंस जो है 0.93% के करीब होती है। इतनी अबंडेंस होती है आर्गन की। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं आर्गन के अलावा, नियॉन,
क्रिप्टॉन और जेरॉन होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप कहोगे आर्गन, कि आर्गन की जो अबंडेंस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जेनॉन, क्रिप्टॉन एंड नियोन। अब बात की जाती है बेटा इनकी प्रिपरेशन की। तो आपको पता है कि ये कंबाइन तो करते नहीं किसी के साथ, किसी और की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए जनरली जो इसकी प्रिपरेशन की जाती है, तो प्रिपरेशन की जगह हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन की जाती है बेटा इसकी। क्या कहते हैं, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसकी आइसोलेशन का। पहला केस है इसमें लिक्विफेक्शन ऑफ एयर को लिक्विफाइड कर लो बेटा, क्लियर है। एंड देन अप्लाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर क्या अप्लाई कर दो बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एयर बेटा, ठीक है। अब यहां पे जो हीलियम है, देखो यहां पे मैंने हीलियम का केस मेंशन नहीं किया है। जो हीलियम है बेटा, अगर हम उसकी बात करेंगे, हीलियम, सो इट इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें आपको क्या क्या मिलते हैं बेटा, मीथेन मिल जाती है, मीथेन के साथ और हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएंगे एक्सेट्रा। फिर आपको नाइट्रोजन मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, H2S मिल जाती है। ये सारी की सारी चीजें गैसेस वहां पे मिलती हैं। अब क्या करते हैं, इनको कंप्रेस किया जाता है, वी कंप्रेस ऑल दीज गैसेस at 100 एटमॉस्फेयर एंड 73 केल्विन। हम 100 एटमॉस्फेयर पे और 73 केल्विन पे इनको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने का क्या होता है बेटा, ऑल गैसेस कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट हीलियम। सारी की सारी गैस क्या होती हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। तो इस तरीके से हम हीलियम को नेचुरल गैस से क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। नेचुरल गैस का एक मेन कंपोजिशन बेटा हीलियम भी होता है। इसको याद रखना है कि हीलियम की आइसोलेशन जो की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। हम इस तरीके से हीलियम को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस बेटा, ठीक है। तो ये आ गई इनकी आइसोलेशन, कि अगर हम आइसोलेशन करने जाए बेटा तो किस तरीके से इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली। अब देखो, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, एटॉमिक मैंने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि दे ऑल एग्जिस्ट इन, पहला पॉइंट है, दे ऑल एग्जिस्ट इन मोनो अटोमिक फॉर्म। ये सारी की सारी मोनो अटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी ये डायटोमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगी, बिकॉज इनर्ट है और इनकी वैलेंसी क्या है, पूरी है। दैट इज व्हाई दे ऑल एग्जिस्ट इन मोनो अटोमिक फॉर्म बेटा, क्लियर। बी, अब हमारे पास भी आ गया एटॉमिक रेडियस। अब वही फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हर एक ग्रुप में हमें जो डिस्कस किए हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो नोट करो इसको अब तक।
देखो बेटा एटॉमिक रेडियस की बात करें हम लोग तो यहां पे एटॉमिक रेडियस के बारे में बोलेंगे बी प्रॉपर्टी है तो दैट विल बी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन एंड रेडॉन वंडरवॉल रेडियस पहली बात जो यहां पे याद रखना है बेटा आपको वंडरवॉल रेडियस रेडियाई increased as we move down the group वंडरवॉल रेडियस होगा बेटा क्योंकि यहां पे एटॉमिक रेडियस नहीं होगा यहां पे गैसेस के बीच में गैसेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं बेटा दे आर इन मोनोएटॉमिक फॉर्म एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं दैट इज व्हाई वी विल कंसीडर वंडरवॉल रेडियस ओवर हियर और रीजन क्या होता है बेटा इसका number of shells increased down the group क्या हो रहा है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं इसीलिए इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा डाउन द ग्रुप बढ़ेगा सबसे ज्यादा जेनॉन का फिर क्रिप्टॉन का फिर आर्गन का फिर नियोन का और सबसे कम हीलियम का एटॉमिक रेडियस होगा बेटा अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी एटॉमिक रेडियस के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ वी टॉक अबाउट जनरली तो जनरली दे हैव ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की जाती है बेटा ठीक है अब वैसे बात करें बेटा हम लोग तो हीलियम की क्या आ गई 1s2 नियॉन की क्या आ गई 1s2 2s2 2p6 ठीक है बेटा फिर आर्गन की क्या आ गई हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आर्गन के बाद क्रिप्टॉन की क्या आ गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 बेटा क्लियर तो देखो इसका होता है 36 10 18 20 30 36 बेटा क्लियर अब देखो यहां पे मैं इनके एटॉमिक रेडियस के साथ एटॉमिक नंबर भी मेंशन कर देता हूं इसका होता है 2 इसका 10 18 36 54 एंड 86 ये है क्लियर है ये इनके एटॉमिक नंबर है तो हीलियम का जनरली हमने क्या किया 2 शो किया यहां पे कितना है 10 यहां पे कितना है बेटा दैट इज 18 और यहां पे कितना है 36 इसी तरीके से क्रिप्टॉन के बाद वी विल हैव जेनॉन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5s2 4d10 5p6 क्लियर है तो ये आ गया जेनॉन का एंड सो ऑन आपके पास किसका बचा है क्रिप्टॉन का लिख दिया रेडॉन रेडॉन है बेटा उसका आप खुद शो कर सकते हो लिख सकते हो कि दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेडॉन तो वैसे तो देखो मैंने मैक्सिमम आपको कराई दी है सारी की सारी कवर कर दी है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है बेटा क्लियर है अब नेक्स्ट देखो इसमें ये भी रब करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए चलो डायरी देख लो एक बारी
देखो बेटा, अब हम क्या कर चुके थे बेटा, तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर लिया है, उसका मोनो एटॉमिसिटी डिस्कस कर ली थी बेटा, एंड द एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द फोर्थ वन इज डी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। दे हैव maximum value of IE because of fully filled electronic configuration। fully filled electronic configuration होने के कारण इन सब की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम। दे आर स्टेबल बेटा, ठीक है, स्टेबल है। एंड down the group it ionization enthalpy decreased। number of shells बढ़ रही हैं, effective nuclear charge कम हो रहा है बेटा on the valence shell, तो down the group क्या होगा, ionization enthalpy decrease ही करेगी। E electron affinity, they have 0 or पॉजिटिव वैल्यू ऑफ EA। या तो इनकी जो EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होगी बेटा, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड। बार बार बोल रहा हूं, फुली फिल्ड है। अगर आप इस केस के अंदर ये भी चेक करना चाहते हो बेटा कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर करवाओगे तो दे विल हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ EA। तो उनकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा EA की इंस्टेड ऑफ 0। ठीक है, क्लियर है केस। तो याद रखना कि EA की जो वैल्यू होती है यहां पे वो क्या होती है बेटा, दे हैव 0 और पॉजिटिव वैल्यू। F MP एंड PP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दे हैव low value of MP and BP because they exist in gaseous state। ये gaseous state के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, that is why they have low value of melting point and boiling point। कोई बॉन्ड नहीं बना रहे बेटा, जब कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहे तो मेल्टिंग पॉइंट तो कहां से आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहां से आ जाएगा। तो बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका बेटा, जितनी भी केस दे रखे हैं वो। ठीक है, EFG, यहां पे प्रॉपर्टी आती है ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। तो आपको पता है दे आर इनर्ट इन नेचर, they have inert nature due to which क्या होगा बेटा, they do not easily लिक्विफाइड, बहुत इजीली लिक्विफाइड नहीं होते। इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है टेस्ट में। बट अगर हम बात करें कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप ईज ऑफ लिक्विफेक्शन इंक्रीज्ड। डाउन द ग्रुप ईज ऑफ लिक्विफेक्शन इंक्रीज करेगा, बिकॉज क्यों इंक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज्ड, क्योंकि वहां पे वंडरवॉल फोर्स क्या करती है, इंक्रीज करती चली जाती है। तो कभी लिक्विफेक्शन की बात करें तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, GH solubility in water,
दे ऑल आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत रेयरली, बहुत कम वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर। इनका नॉन पोलर नेचर होता है, इसलिए वाटर के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल नहीं होते बेटा। होते हैं बहुत थोड़े सॉल्युबल हो जाते हैं ड्यू टू द डिस्पर्शन फोर्स और जो लंडन फोर्स लगती है इनके बीच में, उसके कारण, ठीक है, जहां पे पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है तब ये सॉल्युबल हो जाएंगे। अदरवाइज दे आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, वो बहुत कम वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा बेटा क्लियर है कैसे बेटा? देखो अब देखो बेटा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे ही डिस्कस करें। दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस। दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती है। सेकेंड, दे आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत कम है, ठीक है ना। दे आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। एंड जो हैवीनेस है बेटा इनके नेचर के अंदर की हैवियर होती है एयर से नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास किस गैस का कितना है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा वो हैवी होगी एयर से बेटा, और अगर उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो क्या होगा, वो हैवी नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं बेटा यहां पे हीलियम एंड नियोन, हीलियम एंड नियोन बोथ आर लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। दोनों की दोनों क्या है, हीलियम और नियोन जो है बेटा एयर से बहुत ज्यादा लाइट नेचर शो करती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज है नोबल गैसेस की जो हम यूज करेंगे बेटा आगे, ठीक है। चलो बेटा नोट करो, फिर मैं इसको रब करता हूं पूरे को। देखो बेटा अब बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकली क्या केस आता है, ठीक है, और किस तरीके से हमें नोबल गैस के कंपाउंड मिले और किस नोबल गैस के कंपाउंड हमें मिलते हैं, उसकी बात की जाएगी बेटा। देखो बेटा हम बात करते हैं इनके कंपाउंड की। तो इसके कंपाउंड आपको पता है कि दीज आर इनर्ट गैसेस, सारी की सारी जो गैसेस है बेटा वो इनर्ट नेचर शो कर रही है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है इन गैसेस की वो बहुत कम है और ना के बराबर है, कि मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करती है। तो हुआ क्या, 1962 के आसपास आके एक नील बर्टलेट नाम का साइंटिस्ट था बेटा, जिसने क्या किया, ही वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। तो जब उसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, देन ही गॉट आयनिक कंपाउंड ऑफ रेड कलर। तो उसने जब देखा, जब स्टडी किया उसने, तो कहते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि हाईली स्टेबल है, डबल बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1175 किलोजूल पर मोल थी। और जब उसने देखा कि जिनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1170 किलोजूल पर मोल है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एंथैल्पी से जिनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। तो ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट विद जिनॉन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर उसने रिजल्ट देखा कि उसको ऑरेंज येलो कलर के कंपाउंड मिला बेटा वहां पे। एंड देन ही सेड कि वी हैव प्रिपेयर्ड नोबल गैस कंपाउंड विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो उसके बाद जाके बेटा
और चेक किया गया कि किस किस तरीके के कंपाउंड मिल सकते हैं और कौन कौन सी नोबल गैस रिएक्ट करके कंपाउंड दे सकती है। तो जेनॉन के कंपाउंड तो मिल गए थे उस टाइम पे, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन के कंपाउंड भी बेटा मिल चुके हैं, रेडॉन के कंपाउंड भी हमें मिले हैं, लेकिन हम उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी, वी आर नॉट एबल टू आइसोलेट दैम। मतलब we have seen that certain compounds of radons are formed in the reaction mixture, but we are not able to isolate them from that mixture बेटा, क्लियर है। तो इसीलिए हमारे जो सिलेबस में दे रखे हैं ज्यादातर जेनॉन के कंपाउंड दे रखे हैं, रेडॉन और क्रिप्टॉन के केस हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं किए बेटा। चलो फिर हम शुरुआत करते हैं बेटा, किस तरीके से नील बर्टलेट ने क्या किया था, इसका जो है आइसोलेशन की थी या जेनॉन का पहला कंपाउंड फॉर्म किया था। देखो बेटा, in 1962 Neil Bartlett ये scientist था Bartlett, then he performed the experiment with oxygen molecule. He performed experiment with oxygen and platinum hexafluoride, O2 plus PTF6, and he got O2 positive, PTF6 नेगेटिव। और इस कंपाउंड के हमें, ये आयनिक कंपाउंड है बेसिकली, दिस इज आयनिक कंपाउंड, और हमें रेड कलर मिला था इस कंपाउंड का, क्या था, रेड कलर। अगर आप इस कंपाउंड की नेमिंग करना चाहोगे बेटा, तो नेमिंग आप देखो इस तरीके से कर सकते हो इस कंपाउंड की, डाइऑक्सीजन, सॉरी डाइऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लेटिनेट, डाइऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लेटिनेट। और इसके ऊपर बेटा फिर आप चेक करो कितना चार्ज लाएंगे, दैट विल बी +5, इट विल बी +5 बेटा, क्लियर है किस। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड था। देन व्हाट ही नोटिस्ड, तब उसने क्या नोटिस किया बेटा, देन ही कंपेयर्ड O2 एंड जेनॉन, O2 और जेनॉन को इसने क्या किया बेटा, कंपेयर किया दोनों को। जब कंपेयर किया बेटा इसने O2 और जेनॉन को, व्हाट ही फाउंड, पहला केस, O2 हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1170 किलोजूल, whereas xenon has 1175. Xenon has ionization enthalpy of 1170 किलोजूल। तो उसने कहा कि O2 से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी, xenon की। तो अगर मैं ऑक्सीजन की जगह xenon को रिएक्ट कर रहा हूं तो वो भी रिएक्शन शो कर सकता है। फिर दूसरा बेटा, they both have comparable size, that is 4 एंगस्ट्रॉम का। इन दोनों का जो साइज है बेटा अप्रोक्सीमेटली सेम है, 4 एंगस्ट्रॉम। तो इन दो प्रॉपर्टीज के कारण उसने क्या किया, ऑक्सीजन की जगह पे जेनॉन को लिया। तो जब जेनॉन को लिया बेटा, तो he performed the same experiment with xenon and at the end and he did the miracle कि उसने पहला नोबल गैस का कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया अपनी लैब के अंदर, और जिसका कलर था बेटा ऑरेंज येलो, क्या था बेटा इसका कलर, ऑरेंज येलो, एंड इस कंपाउंड का नाम था xenon हेक्सा फ्लोराइड प्लेटिनेट
5, ये इस कंपाउंड का नाम था। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था जो लैब में जेनॉन का किसी भी नोबल गैस का बनाया गया था। ठीक है, बाद में जब हायर स्टडी की गई बेटा इसकी, आजकल के टाइम पे जब इसको देखा गया तो ये कंपाउंड, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, बड़े मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि बोर्ड यूज कर सकूं मैं। देखो ये जो कंपाउंड है बेटा, nowadays according to studies, this compound exists in the form of XEF positive, PT2F11 नेगेटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपको याद रखना है, केवल कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि आजकल जो नया स्टडी चली है बेटा उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा है कि कंपाउंड इस फॉर्म में जनरली हमें मिलता है। ये इसका आयनिक फॉर्म है और आयनिक फॉर्म में हमें इस तरीके से ये मिल जाता है बेटा। क्लियर है? अब देखो ये कंपाउंड बन गया पहला। अब इसके बाद हमारे पास देखो क्रिप्टॉन के, वी हैव कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन KrF2, रेडॉन के भी है RnF2। ये लेकिन आ किसके साथ रहे हैं? जनरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, या तो फ्लोरीन के साथ आ रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ आ रहे हैं। क्लियर है केस? तो वही केस है, ये अभी आइसोलेशन नहीं हुई है बेटा इसकी, आइसोलेशन हैज नॉट बीन डन टिल टुडे। आज तक इसकी आइसोलेशन नहीं हुई है, इसलिए हम बोलते हैं क्रिप्टॉन के कंपाउंड तो हैं लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किए हुए। रेडॉन के कंपाउंड भी हैं लेकिन उनकी आइसोलेशन नहीं हुई है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सके हैं अब तक बेटा। अब देखो हम बात करते हैं बेटा इसी में आगे, तो हमारे पास जो जेनॉन के कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, वो कौन कौन से हैं बेटा? देखो मैं आपको लिखता हूं यहां पे, अगर कंपाउंड ऑफ जेनॉन की बात करें हम लोग तो हमारे पास XeF2 है, XeF4, XeF6, XeOF2, XeOF4 एंड XeO3। ये 6 कंपाउंड हमें मेनली दे रखे हैं बेटा, हमारे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं वो, और एक आधा और बीच में आएगा तो मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। क्लियर है? अब देखो इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन वो भी सिलेबस में, तो वो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है दैट इज जेनॉन डाइफ्लोराइड, ए जेनॉन डाइफ्लोराइड, जिसको आप XeF2 कहते हो। ठीक है, अब जेनॉन डाइफ्लोराइड की बात करें बेटा हम लोग यहां पे, तो क्या केस आता है? देखो जेनॉन डाइफ्लोराइड को कैसे बनाएंगे, जेनॉन लेते हैं प्लस F2 लेते हैं, ये लेते हैं 2:1 में, मतलब जेनॉन का अमाउंट ज्यादा रखना है और फ्लोरीन का अमाउंट कम रखना है। इसको बेटा हम हीट करते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर लेते हैं। जब जाके बेटा फिर क्या करते हैं, हीट करने के बाद और प्रेशर मेंटेन करने के बाद इसको ठंडा करना शुरू कर देते हैं, देन वी गेट जेनॉन डाइफ्लोराइड। हमें जेनॉन डाइफ्लोराइड मिल जाता है अपॉन कूलिंग। ठीक है, अब जो जेनॉन डाइफ्लोराइड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बेटा आगे से, अभी पूरा लिख देता हूं वर्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है बेटा जेनॉन का 8 होते हैं प्लस 2 10, तो इट विल हैव sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर बेटा इसका? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसकी तो दैट विल बी लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर आएगा बेटा इसका कुछ इस तरीके से, F F एक इधर और 2 लोन पेयर इधर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब देखो इसका अगर जेनॉन डाइफ्लोराइड इफ इट रिएक्ट विद वाटर, तो आप एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे जब भी कोई भी फ्लोराइड वाटर से रिएक्ट करेगी तो चांसेस होते हैं वहां पे हमें जेनॉन मिल जाए। ठीक है बेटा, डन, HF मिल जाए,
प्लस O2 मिल जाए। जेनॉन, HF एंड O2 ये मिलने के चांसेस हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे O2 है बेटा, 2 लगा दो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। आप अपने आप भी बैलेंस कर सकते हो इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर जेनॉन डाइफ्लोराइड को मैं बेस से ऐड कराऊंगा NaOH के साथ, तो देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि ये जो सॉल्ट है दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर और बहुत जल्दी बनता है NaF, तो NaF बना दो। यहाँ पे HF की फॉर्मेशन नहीं होगी बेटा, बिकॉज इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। प्लस जेनॉन प्लस HF प्लस O2, सॉरी HF नहीं H2, HF तो बनता नहीं, आपको पहले ही पता है, H2O। तो इस तरीके से अगर ये बेस से रिएक्ट करेगा तो ये सारे कंपाउंड हमें मिल जाते हैं यहां पे। तो ये जेनॉन डाइफ्लोराइड के बारे में बेटा, इस तरीके से हम जेनॉन डाइफ्लोराइड को डिस्कस करते हैं। बेटा स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और वाटर के साथ रिएक्शन पक्का याद रखना, क्योंकि एक सिलेबस में भी है और CBSE बोर्ड में पूछी जाती है और कॉम्पिटिशन में कई बार पूछ लेते हैं बेटा इनको। क्लियर है? जल्दी से नोट करो बेटा इसे। देखो बेटा, क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड क्या बेटा हमारे पास, दैट इज जेनॉन टेट्राफ्लोराइड B, जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड XeF4, ठीक है। अब जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इसकी प्रिपरेशन के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, देखो Xe प्लस F2 लेना होता है, लेकिन 1:5 में। इस बार आपको फ्लोरीन एक्स्ट्रा लेनी होगी, डन। और टेम्परेचर कंडीशन थोड़ी सी बढ़ा दो एंड प्रेशर भी बढ़ा दो बेटा, क्योंकि फ्लोराइड बनाना है। यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर कंडीशन एंड प्रेशर एंड देन यू विल गेट जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, आपको मिल जाएगा। अब यहां पे देखो वही H स्टैंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो 8 और 4 12, 12 का मतलब क्या होता है बेटा sp3d2 एंड स्ट्रक्चर क्या आएगा 4 है बेटा। 4 यहां पे देखो स्ट्रक्चर में आप ऐसे लिख सकते हो, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के हिसाब से वी विल गेट स्केयर प्लेनर, ये 2 लोन पेयर, क्या बोलते हैं इसको, स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया बेटा इसका, डन। अब देखो यहां पे भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे ओपनली बेटा, तो देखो कंपाउंड तो वही बनेंगे, Xe प्लस HF प्लस O2। यहां पे एक नया कंपाउंड बनेगा दैट इज XeO3, जेनॉन ट्राइऑक्साइड, क्लियर है? और जो ये जेनॉन ट्राइऑक्साइड यहां पे बन रहा है बेटा, दैट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, बहुत जल्दी एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर। ये जैसे ही बनता है बेटा, अगर इसको मॉइस्चर लग गया थोड़ा सा तो एक्सप्लोड कर जाता है, तो जेनॉन ट्राइफ्लोराइड यहां पे मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इसी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। अगर कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा इसकी, तो वो हम करते हैं -80 डिग्री सेल्सियस पे, -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो व्हाट इट विल फॉर्म XeOF2 प्लस 2HF बाहर निकल जाएगा।
XeO F2 जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, ये कंपाउंड हमें मिलता है यहां पे। अब जो कंपाउंड मिल रहा है जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। 8 और 2 10, मतलब sp3d, और स्ट्रक्चर डिस्कस करें बेटा इसमें तो इट हैज 2 लोन पेयर, इसके क्या होंगे बेटा 2 लोन पेयर एंड 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर होंगे बेटा, क्लियर है। तो उसके कारण इसका जो शेप आएगी दैट विल बी टी शेप्ड। स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो क्या होगा, टी शेप्ड होगा इसका, इस तरीके से कुछ मैं बना देता हूं बेटा, देखो XE डबल बॉन्ड F एंड F लोन पेयर, तो टी शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बन जाता है बेटा यहां पे, किसका, जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड का। डन बेटा, याद रखना बेटा इसको भी। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेटा इनके स्ट्रक्चर्स, और ये वाटर वाली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं कॉम्पिटिशन्स में भी और बोर्ड में भी, इसलिए आपको सब याद रखना है किस तरीके से हाइड्रोलिसिस की जाती है, अब किस तरीके से क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, हम बात करते हैं दैट इज सी, होता है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, मतलब XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इफ यू टॉक अबाउट जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, तो इसमें बेटा रिएक्शन वही है XeF2, यहां पे 1:20 लेंगे, तो यहां पे F4 बनाया बेटा, तो यू कैन बैलेंस इट लाइक दिस, और यहां पे क्या मिलेगा 573 केल्विन टेम्परेचर, 60-70 बार प्रेशर, यहां पे प्रेशर बढ़ा दिया हमने, क्लियर है। तो हमें मिल गया XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मिल गया हमें। डन बेटा। अब जो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड हमें यहां पे मिल रहा है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो दैट विल बी sp3d3, 8 हो चाहिए 14, ठीक है, तो sp3d3 होगी। और स्ट्रक्चर की बात करें बेटा इसके, तो देखो इसमें sp3d3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आई है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा दैट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस, क्योंकि देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये है बेटा, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो आप कह दोगे बेटा पेंटागोनल पिरामिडल, लेकिन इसका बनता कुछ इस तरीके से है, ये F, ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिकली दिखा है बेटा, और यहां पे लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो डिस्टॉर्ट कर जाता है, खराब हो जाता है बेटा। तो पेंटागोनल पिरामिडल या पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं आता इसका, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बिकॉज वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर बेटा। डन, ये बात याद रखनी है इस केस के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो if we do the hydrolysis of this compound XeF6 plus water बेटा, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे इस कंपाउंड की, ठीक है ना, तो हमारे पास 2 कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ पे, क्या XeOF4 प्लस 2HF, एक तो ये मिल सकता है कंट्रोल्ड करोगे जब, when you do controlled, जब आप कंट्रोल्ड करोगे, अगर आप ओपन हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा इसकी, तो देयर आर चांसेस ऑफ XeO3, ठीक है ना, प्लस HF मिलने के बहुत चांस होते हैं, 6HF, ठीक है, तो ये आ गया।
अब कहते हैं हम लोग कहते हैं बेटा कि ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये जो सेकंड रिएक्शन है, यहाँ पे हमें दो और नए कंपाउंड मिले हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी, ये वाला और ये वाला बेटा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कई स्टेप्स में हो सकती है। कैसे? देखो XeF4 को कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइज किया आपने, तो सबसे पहले आपको XeF4 प्लस 2HF मिल गया बेटा, यहाँ क्लियर है। अब क्या किया देखो आपने, फिर XeF4 को फिर हाइड्रोलाइज किया बेटा। जब आप XeF4 को फिर हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या होगा, XeO2 F2 प्लस 2HF फिर बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, XeO2 F2 को अगर आप फिर हाइड्रोलाइज करोगे, देन अगेन यू विल गेट XeO3 प्लस 2HF बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन हमने ऊपर शो की है बेटा, ये रिएक्शन स्टेप्स में भी हो सकती है, बस कंट्रोल करना है केस यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, इन सबके स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं बेटा। क्लियर है। तो देखो पहला जो केस आ रहा है यहाँ पे XeOF4 ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा 8 और 6 4 12, मतलब sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन है बेटा इसकी, sp3d2। ये आपको फॉर्मूला ये 8 इसके वैलेंस शेल में होते हैं, ये मोनोएटॉमिक है, तो क्या हो गया 8 + 4 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 6 का मतलब sp3d2 सॉरी। और स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा बेटा, देखो दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर है ना, स्क्वायर पिरामिडल। क्यों होगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज वी हैव 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ओवर हियर। तो इस तरीके आप शो भी कर सकते हो इसको, डबल बॉन्ड F F F F एंड अ लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर आ गया बेटा इस केस में। डन। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट क्या आएगा इस केस के अंदर, वो डिस्कस करते हैं। देखो हम कहते हैं यहां पे, ये आ गया एक केस, दूसरा XeOF2, XeO2F2 ज़ेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें बेटा हम लोग, तो इट विल बी sp3d, ये आती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप, देन यू विल गेट सीसॉ स्ट्रक्चर बेटा, सीसॉ मिलेगा। कैसे देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन डबल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इज देयर, XeO2F2 बेटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सीसॉ स्ट्रक्चर आ गया इसका। ठीक है। इसी तरीके से ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, sp3 एंड द स्ट्रक्चर विल बी पिरामिडल। ठीक है। अब पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा इसका, ज़ेनॉन है 3 बॉन्ड पेयर एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बेटा आप क्या करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद जो ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर है और हाइब्रिडाइजेशन है वो भी याद रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। अब देखो बेटा, जो ज़ेनॉन की फ्लोराइड है, आप नोट डालो चाहे, ज़ेनॉन फ्लोराइड reacts with fluoride accepting molecules
ये फ्लोराइड एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे XeF2 प्लस PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, तो इट विल फॉर्म XeF पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव। कुछ नहीं करना बेटा, एक फ्लोरीन ट्रांसफर कर देना, उसके ऊपर नेगेटिव लगा देना और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना। हर एक केस में अगर 4 है तो ये एंटीमनी फ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड, तो XeF3 पॉजिटिव, यहाँ पे SbF6 नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो हेक्साफ्लोराइड केस है थोड़ा अलग है। यहां पे आता है MX, और MX में बेटा जो M है वो मेटल है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, M इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर कोई फ्लोराइड एक्सेप्टिंग लिगेंड्स हैं या मेटल्स हैं या कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कर सकते हैं एक्सेप्ट, उनका रिएक्ट करके इस तरीके के कंपाउंड वहां पे मिलते हैं बेटा। क्लियर? इसी के साथ बेटा हमारा पी ब्लॉक जो है चैप्टर वो पूरे का पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास पी ब्लॉक में मेरी तरफ से ऑफिशियली खत्म हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप मुझे लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो बेटा। क्लियर? तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा। लेकिन पढ़ते रहो इस चैप्टर को, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा है। रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस पढ़ो बेटा। थ्योरी हमने पूरी कवर कर ली है, नाउ यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, उनको देखो, आपसे होती नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट करके देखो बेटा, बैलेंस करके देखो, हर एक चीज चेक करो ताकि आपको कोई भी चीज कंपटीशन के अंदर मिस ना हो। ठीक है, तो चलो वंस अगेन बेटा, बाय बाय टिल देन और टेक केयर, बाय बाय बेटा।